अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी एनडीसी कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर। चुनें राह विजेता बनने की। देखिए, आज का मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि फिजिक्स में आपको कितना गहरा उतरना है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट का कोई और छोर नहीं है। अगर मैं आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूं तो लॉज ऑफ मोशन भी इतनी वैरायटी है क्वेश्चंस की, लेकिन आपको उन वैरायटीज से कोई मतलब नहीं है। इसको हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस क्वेश्चन के लिए, किस टॉपिक के लिए कितना समय व्यय करते हैं। यही आपकी सफलता और विफलता को निर्धारण करता है, क्योंकि सार सार को राख ले थोता दे उड़ाए। आप कैनेमेटिक्स की बात करें तो कैनेमेटिक्स भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू 1D, 2D, 3D, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे हो सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स के लिए और एनडीए के लिए और नेवी के लिए, इसमें मैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स की बात करूंगा और इसमें मैं नेवी का जो टेस्ट होता है एसएसआर और AA उसकी बात करूंगा, और मैं एनडीए एंड एनए की बात करूंगा। यानी जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इन तीनों टेस्टों को पक्का देंगे। भले ही आप क्या चुनते हैं, क्या आपको सफलता कहां मिलती है, ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस फोर्सेस, जो बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा होगा वो इनको जरूर अपने दिमाग में रख के चलता है। नंबर 1 ग्रुप एक्स जो एनडीए के बाद आता है, और उसके बाद नेवी, एसएसआर और AA। तो फिजिक्स हम कितना पढ़ें, जैसे मैं भी आपसे पूछ रहा था लामीज थ्योरम आपने पढ़ी है या नहीं। हालांकि मुझे कूड़ा भरने का आपके दिमाग में कोई शौक नहीं है, मेरे दिमाग में खुद कूड़ा नहीं रहता है, राइट। जो स्पेसिफिक चीजें हैं जो अब तक पूछी गई हैं, तो ये अनुभव हमारा इसी आधार पर काम करता है। मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं तो मुझे अनुभव है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे पेपर देते हैं, मैं उनसे पूछता हूं भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। उसी हिसाब से मैं एक लेवल का निर्धारण कर लेता हूं और उसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मैं कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा कि मैंने आईआईटी की कोई बुक खोली, कोई बढ़िया सी, और उसमें से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया, आप हिला ही नहीं पाओगे, पसीने दे जाओगे। ऐसा हम भी करते थे। हम अपने टीचर को पहले करते थे, आईआईटी की किसी बुक में से, अरिहंत वगैरह की जो बुक आती थी वहां से एक क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन का, अब सर उसको सॉल्व करने लग रहे हैं। लेकिन उसको सॉल्व हो सकता है, समय लेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई चीज, लेकिन हम क्यों उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो कि आपके इस एम से रिलेटेड ही नहीं है। तो जितना फिजिक्स में मैं आपको टच कराऊंगा, गेटिंग माय पॉइंट, तो मैं एक लाइन तक टच कराऊंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस भी कैसे, अब काइनेमेटिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस है। सिमिलरली जो मैं आपको पढ़ा रहा था लॉज ऑफ मोशन, ये जो लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ा रहा था वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ग्रेविटेशन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। लेकिन इसमें से क्या पूछा जाता है क्या नहीं, ये हमें कहां से पता चलता है, ये हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स के माध्यम से पता चलता है। एयरफोर्स का आप अगर सिलेबस देखें तो देखिए इस तरीके से दे रखा है: फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। अब ये लॉज ऑफ मोशन अपने आप में कितनी चीजों को संजय हुए आप देखिए। लॉज ऑफ मोशन का मतलब केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से नहीं है। मैंने इसका आगे वाला पार्ट आपको फ्रिक्शन भी कराया, मैंने आपको पुलिस भी कराई, मैंने आपको ब्लॉक सिस्टम भी कराया, गेटिंग माय पॉइंट। और भी मैं बहुत सारी चीजें करा सकता हूं, लाइक इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, लामीज थ्योरम का जिसमें प्रयोग होता है। लेकिन उन कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा आपको होगा, राइट। आप आईआईटी की परीक्षा देने बैठे हुए नहीं है, तो क्यों मैं खामखा वो ज्ञान आपको बांटूं, राइट। तो लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और सिंपल लेवल पे, वही आपको एयरफोर्स अथवा एनडीए में पूछे जाएंगे। अब आप देखिए ये एनडीए के सिलेबस में भी है। लॉज ऑफ मोशन आपका मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये एनडीए के सिलेबस में भी है। और एनडीए के सिलेबस में पूरी फिजिक्स नहीं है, कुछ स्पेसिफिक फिजिक्स है। अब किस लेवल तक हम इस सिलेबस में डुबकी लगाएं, ये हमें पुष्टि होती है प्रीवियस ईयर के पेपर्स से।
तो एनडीए के तो प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई एनडीए में आपको कितना गोता मारना है, लॉज ऑफ मोशन के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मान लिया फ्रिक्शन से कोई नहीं पूछा गया तो अनावश्यक फ्रिक्शन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फिजिक्स नहीं है, एनडीए में ये जनरल साइंस है। तो जनरली क्वेश्चंस वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहीं अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो उसमें लॉज ऑफ मोशन दे रखा है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब अगर लॉज ऑफ मोशन, तो ऐसे तो आपको 20-25 क्लास इसी चीज में लग जाएंगी अगर मैं आईआईटी के हिसाब से क्लास लूँ तो। लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर में ही आपको बहुत सारे दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, हम केवल उन्हीं सेक्शंस को टच करते हुए चलेंगे जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, डिफेंस में भी ये जो 3 एग्जाम है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर इन 3 एग्जाम की फिजिक्स आपसे आ जाए, बाद बाकी का तो सब जनरल साइंस है, चाहे वो सीडीएस में है, चाहे एनडीए में है, चाहे एफकेट में है। अब आप देखिए और पुष्टि को किस चीज से होती है। एयरफोर्स में एक अच्छी चीज कर रखी है कि मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए हुए हैं, और मॉडल टेस्ट पेपर अगर आप देखेंगे ये भौतिक विज्ञान यानी कि ये फिजिक्स का आपको मॉडल सेट दिया हुआ है। और इस फिजिक्स के मॉडल सेट में आप देख रहे हैं कि इतने सिंपल क्वेश्चन है। ये कहां से पूछा गया? सर्कुलर मोशन से। वेग को दुगना कर दिया जाए तो आपके पास सर्कुलर, अगर कोई वृत्त में कोई चीज गति कर रही है तो उसकी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज सर्कल में हमारे गति कर रही है, वृत्त में कोई चीज गति कर रही है, तो इसके लिए क्या, कौन सा बल आवश्यक होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, F = mv²/r। और जब यहां पर गति कर रही होती है तो उसमें 2 तरह के एक्सीलरेशन लगते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, उसका काम क्या है? अभि का मतलब उन्मुख, अभिकेंद्रीय का मतलब केंद्र की तरफ उन्मुख रखना। सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन यानी सेंटर की तरफ उसको उन्मुख रखेगा, और जो बल इसको सेंटर की ओर उन्मुख रखेगा, या जो त्वरण, जो एक्सीलरेशन इसको सेंटर की ओर उन्मुख रखेगा, तभी तो सर्कुलर मोशन संभव है। अगर ये सेंटर से दूर चला जाए तो क्या ये सर्कुलर मोशन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो एक तो इस पर काम करता है सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, उसका काम होता है कि भाई इसकी स्थिति वृत्त के अराउंड ही बनी रहे, सर्कल के अराउंड ही बनी रहे। एक इस पर काम करता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय स्पर्शीय त्वरण, उसको हम कहते हैं स्पर्शीय त्वरण यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और टोटल जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? अंडर रूट सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, मॉड का। तो 2 तरह के इस पर हमारे एक्सीलरेशन काम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सर्कुलर मोशन से पूछा गया है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात कहीं होनी नहीं चाहिए। अगर दोगुना कर दिया जाए तो mv²/r होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक यानी कि बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद एक्सीलरेशन a, और जैसा कि आपने बताया कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इसको mv²/r यानी अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। ये क्या है? अभिकेंद्रीय बल। ये क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये केंद्र की ओर इसको उन्मुख नहीं रखेगा तो हमारी वस्तु केंद्र से बाहर चली जाएगी, यानी इसकी परिधि से बाहर हो जाएगी, तो उसकी मोशन सर्कुलर नहीं कहलाएगी। अच्छा, त्वरण क्या होता है आपको पता है? ma। फोर्स क्या होता है? ma। तो a जो इसमें हुआ वो हुआ v²/r, इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ये केवल एक हिस्सा है इस मोशन में, जो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन है वो केवल एक हिस्सा है मोशन का। दूसरा हिस्सा कौन सा है? स्पर्शी त्वरण। दूसरा हिस्सा कौन सा है? स्पर्शी त्वरण, यानी कि जो स्पर्शी ये काम करता है, जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो बात तो इसी की हो रही है। इसकी वेलोसिटी को हम दुगना कर देंगे तो त्वरणों का अनुपात क्या होगा? इसको दोगुना कर देंगे तो ये 2v हो जाएगी, और 2v का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी 4:1 होगा। इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? डायरेक्ट एप्लीकेशन ही तो है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है? सर्कुलर मोशन से। इसका मतलब एयरफोर्स को सर्कुलर मोशन में इंटरेस्ट है। और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है? आप देख सकते हैं सिंपल एप्लीकेशन पूछा गया है। आपको इसमें वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में पूछ सकता था, आपको ये भी पूछ सकता था कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसमें कांस्टेंट कर दिया जाए या उसका स्पीड से क्या संबंध रहता है। एक तो इसको केंद्र की ओर उन्मुख रखता है, और दूसरा क्या करता है? दूसरा इसको गति देता है। दूसरा क्या करता है? स्पीड देता है।
गेटिंग माई पॉइंट। और दोनों के ही परिणाम स्वरूप ये सर्कल में गति करता है। हालांकि मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये भी चैप्टर पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एयरफोर्स किस लेवल को टच कर रहा है, राइट। इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन। आपको पता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, और अगर उसको डबल कर देंगे तो 4 टाइम्स, ट्रिपल कर देंगे 9 टाइम्स, 4 टाइम्स कर देंगे तो 16 टाइम्स। आई होप आई क्लियर। अगला देखिए, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा वानगी के रूप में आप एक बार देख लीजिएगा। एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति है। एक उपग्रह में, सैटेलाइट में कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उसको वेटलेसनेस का फील होगी। वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन अ सैटेलाइट इन अ सिचुएशन ऑफ। भारहीनता का अनुभव कब होगा? आप लिफ्ट का केस समझ सकते हैं, और लिफ्ट का केस क्या कहता है? लिफ्ट का केस देखिए कहता है अगर आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं और लिफ्ट अगर स्थित है तो आपका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा और रिएक्शन इसका r क्या करेगा? ऊपर की ओर काम करेगा। तो r माइनस mg इज इक्वल टू कितना हो गया? 0, अगर हमारी लिफ्ट किस में है? रेस्ट में है। एंड नॉट मूविंग, तो नॉट मूविंग का मतलब a बराबर 0, तो मैं कहूंगा r माइनस mg इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? r बराबर mg। कब? जब लिफ्ट हमारी रेस्ट में है। आई होप आई एम क्लियर। अब अगर कोई व्यक्ति बैठा है और लिफ्ट क्या कर रही है? लिफ्ट इज मूविंग, अपवर्ड्स विद एक्सीलरेशन a। अगर एक व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है और लिफ्ट ऊपर की ओर a एक्सीलरेशन से गति कर रही है, तो इसकी स्थिति क्या होगी? ये नीचे तो mg काम करेगा, ऊपर हमारा क्या काम करेगा? r। और आपको पता है लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब r जो फोर्स है वो mg से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है भाई? कितना ज्यादा है r mg से? r माइनस mg इज इक्वल्स टू कितना होगा? ma। यही तो फोर्स लग रहा है। तो r इज इक्वल्स टू में क्या कह दूंगा? mg प्लस a। तो लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है तो उसको क्या लगेगा कि भाई थोड़ा सा मेरा भार जो है वो बढ़ गया है। लेकिन वहीं अगर लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड मूव कर रही है विद इन एक्सीलरेशन a, तो देखिए स्थिति क्या होगी? वही जो मैंने आपको कल बताई थी कि एक व्यक्ति अगर यहां बैठा हुआ है, ये नीचे की ओर आ रही है, तो आपको पता है कि रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगा, इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा। अब आप जानते हैं लिफ्ट नीचे आ रही है तो फोर्स नीचे वाला ज्यादा है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि mg माइनस r इज इक्वल्स टू ma। तो r इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? mg माइनस a। भारहीनता का आपको अनुभव होगा जब लिफ्ट नीचे आती है, लेकिन फ्री फॉल की स्थिति क्या होगी? फ्री फॉल का मतलब लिफ्ट का भगवान ना करे तार टूट जाए, तो तार टूट जाए तो उसमें खुद का तो कोई फोर्स नहीं रहेगा, वो किसके अंडर गति करेगी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। a बराबर हमारे किसके हो जाएगा? g के। और जब a बराबर g के हो जाएगा तो r बराबर कितना होगा? 0। तब आपको वेटलेसनेस फील होगी। समझ में आ गई या नहीं? भारहीनता कब फील होती है? जब आपका हर तरह के फोर्स से संबंध खत्म हो जाता है। आदमी स्वतंत्र कब होता है? जब मुक्त रूप से आकाश में कब उड़ता है, गिरता है? जब उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा होता है। हमारे दिमाग में विचारों की इतनी उलझन रहती है, कुछ ना कुछ बिल्कुल इंजन की तरह 24 घंटे चलता रहता है। आदमी फ्री कब होगा? जब बिल्कुल सब विचार उसके शून्य हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वेटलेसनेस हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो दिमाग को
थोड़ा सा हल्का करना भी जरूरी है। ज्ञान एक भार है जो कि आपके मस्तिष्क में बन जाता है और जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। कभी कभी ज्ञान भी खतरा होता है। तो वेटलेसनेस की कंडीशन ये होती है। तो आप जानते हैं यहां पर वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होगी? मुक्त रूप से गिरना, तभी आपको भारहीनता का अनुभव होगा। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ये सारे बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस हैं। ताप बढ़ने पर किस धातु का प्रतिरोध घटता है? टेम्परेचर के साथ। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? प्रतिरोध डिक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसी कौन सी धातु है? और ऐसी धातुओं की हमें बहुत बार जरूरत भी पड़ती है। गेटिंग माय पॉइंट? जब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो? घटे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े। अगला देखिए, नमन कोण क्या है? चुंबकीय ध्रुवों का चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल, यानी कि अब देखें आप, नाभिक से पूछा गया है, विद्युत परिपथ से पूछा गया है, यानी कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सर्किट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पूछा गया है, जो कि वर्क एनर्जी पावर में है। तो ऑब्वियसली हमें इस चीज को भी डिस्कस करना है कि सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। अगला है सेंटर एक्सिस, रेडियस ऑफ जायरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी प्रोसेस है? एडिएबेटिक है, इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। सरल आवर्त गति से क्वेश्चन पूछा गया है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम इज मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है? आप, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी माध्य स्थिति है। और क्या होगी इसकी? एक एक्सट्रीम ये होगी और एक एक्सट्रीम ये होगी, यानी कि ये इस तरह से ही तो सिंपल पेंडुलम हमारा मूव कर रहा होगा। ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम है, एक तो मैक्सिमम एक्सट्रीम कहेंगे जिसको, और ये हमारा क्या है? इसकी मीन वैल्यू है। आप जानते हैं कि जब हमारा ये वस्तु मूव करती है इधर से उधर, तो इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, और 0 हो जाती है। इसी के बाद तो ये नीचे आना स्टार्ट होता है। इस पर भी मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। इसके बाद ये यहाँ आना स्टार्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम अगर वेलोसिटी देखें तो मीन पोजीशन पे क्या रहती है? इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। और आपको पता है वेलोसिटी का संबंध किससे है? गतिज ऊर्जा से है, काइनेटिक एनर्जी से है, जो होती है mv²/r। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, वो होती है mgh। अब आप देखेंगे कि इस एक्सट्रीम पर, इसको कह रहा हूं एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, वो होगी क्या? मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर है। और काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी? मिनिमम कह दो या 0 कह दो, राइट। यहां पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होगी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी? मिनिमम, यानी कि 0। इसके अलावा इस पर हम और भी डेरिवेशन लगा सकते हैं, जैसे कि मान लिया इसने h ऊंचाई कवर की, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh क्यों आती है? और क्यों हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? इन्फिनिटी से लेके, वस्तु को अनंत से लेके इस स्थिति में लाने तक जो कार्य किया गया, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये मार्कर है, अभी मैंने यहां पोडियम पर रखा हुआ है, रेस्ट में है। ये पता नहीं कहां से लाया गया है। ये मुंबई में इसकी फैक्ट्री है। इसकी जो निब है वो अमेरिका में बनती है, तो निब को अमेरिका से लाए। पेन मुंबई में डिजाइन हुआ, मुंबई के बाद दिल्ली में इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, फिर ये दिल्ली आया, दिल्ली से मार्केट में आया मथुरा के में, और मैं मथुरा से इसको खरीद के लाया, और कुल मिला के खरीद के फिर मैं यहाँ भी आया, ऊपर लाया और मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो कुल मिला के ये कहाँ से आया, ये हम क्या मान के चलते हैं? ये अनंत से आया, अनंत से आया। जाने कहां से आया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और अनंत से लेके लेकिन इस पोजीशन तक इसको लाने में जितना मुझे कार्य करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं mgh, राइट, जो वर्क डन के भी बराबर होती है। हालांकि उसके संबंध नहीं है, लेकिन मैं फिर से यही कह रहा हूं कि आपको इस कंपटीशन की गहराई नापनी है।
इसके और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस हो सकते हैं, आप पढ़ते जाएं, मैं पढ़ाता जाऊं, उनसे कोई आपका लेना देना नहीं है। आपका लेना देना केवल इन एग्जाम से है। और इन एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए कि सरल आवर्त गति करते किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर, यानी कि अ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन। तो जो माध्य स्थिति होगी, मीन पोजीशन होगी, उस पर इसका मान कितना होगा, मैक्सिमम। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो आप देख रहे हैं ना किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड। और मैं आपको आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल है आप एयरफोर्स के लेवल को क्रैक करें, जिसके लिए यहां पर आए हैं। मुझे ज्ञानी बनने का, ज्ञान बांटने का कोई किसी भी प्रकार का शौक नहीं है। मुझे केवल यह है कि आपका कंपटीशन निकल जाए, और ये भी क्वालिफाइंग है। मेन आपका एसएसबी होता है, मेन आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 होता है, राइट, जिसमें आप टेस्ट पास करके भी निकाले जा सकते हैं। तो ये केवल इसको इतना सीरियसली नहीं लेना कि भाई मैं अगर लॉज ऑफ मोशन में फंस गया तो 8-10 दिन तक फंसा रहा हूं। यहां पर जो क्वेश्चन आपके मतलब के हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हुआ चलूंगा, और आप क्वेश्चंस का लेवल समझ रहे हैं। बाद बाकी के प्रैक्टिस सेट को बनाने के लिए मैं कितना भी टफ बना दूं, क्वेश्चन सब अवेलेबल है ना, हजारों बुक्स मेरे पास फिजिक्स की रखी हैं। मैं कहीं से भी कोई क्वेश्चन निकाल के आपको दे दूं, आप बस उसमें झूलते रहेंगे दिन भर, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसको हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ऊर्जा आप उसी दिशा में लगाएं जिस दिशा में आपका लक्ष्य है। लक्ष्य से इधर उधर भटकेंगे तो आपकी ऊर्जा का ही क्षय होगा और लक्ष्य आपसे कोसों दूर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ इसमें फाइंड आउट करने को कहा गया है। एरिया दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, राइट, और आपको सारी चीजें दी हुई है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आप एक चीज इससे ले सकते हैं कि ईएमएफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। और देखिए एम्प्लीफिकेशन, प्योरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जिसको कहते हैं, उसको डायरेक्ट करंट यानी कि दृष्ट धारा में जो परिवर्तन हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्योरिफिकेशन तो कहते नहीं है। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई का मतलब क्या होता है? एम्प्लीफाई कर देना ना, करंट एम्प्लीफिकेशन होता है, ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, राइट। अब आप देख सकते हैं, केवल आपको ये देखिए इसका विद्युत फलन ज्ञात करना है, इसकी तरंग दैर्घ्य दे रखी है, वेवलेंथ आपको दे रखी है, तो इजीली फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। इसके बाद रेडियो तरंगों के किस स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है? थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन आर द रेडियो वेव सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेडियो वेव्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किससे? ग्राउंड वेव से, स्काई वेव से, स्पेस वेव से, किसी से भी भेजा जा सकता है, राइट। तरंग यानी कि वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, वो किसके बराबर होती है? तो आप लाइट के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कैसे पूछेंगे। क्या कोई ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भले ही ऑप्टिक कोर्स में है, लेकिन ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई रेज वगैरह का भी क्वेश्चन नहीं आया है। आगे देखिए, विमा पूछी गई है। दो गेंदों का H और 2H ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उनके द्वारा जमीन पर पहुंचने के लिए समय का अनुपात कितना होगा? मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं। जैसे अगर कोई वस्तु को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव में लेनी है, ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो सारी चीजें नेगेटिव में लेनी है, लेफ्ट से राइट फेंकते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव में लेनी है, और राइट टू लेफ्ट फेंकते हैं तो सारी चीजें नेगेटिव में लेनी है। और ये कौन कौन सी चीज लेनी है? ये U हुआ तुम्हारा यानी प्रारंभिक चाल हुई, V हुआ, या फिर आपका S हुआ यानी कि विस्थापन हुआ, राइट, या एक्सीलरेशन A हुआ। इनकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हम किस हिसाब से लेते हैं? अगर नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, US A क्या होगा?
पॉजिटिव, और नीचे फेंकेंगे तो नेगेटिव, राइट में फेंकेंगे तो सब पॉजिटिव, और लेफ्ट में फेंकेंगे तो सब नेगेटिव। यही मैंने सिद्धांत बताया था। लेकिन मैंने बताया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। भले ही आप वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकें अथवा ऊपर से नीचे फेंकें, g जो है वो हर केस में क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा और डाउनवर्ड रहेगा। Am I clear? अच्छा, अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as पढ़ा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as पढ़ा है ना। अब देखिए इसमें कर क्या रहे हैं, हम वस्तु को किसी हाइट h से नीचे फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे, कोई परेशानी? तो हमें s जो है वो क्या लेनी पड़ेगी, माइनस की h, क्योंकि आप नीचे फेंक रहे हैं। प्रारंभिक चाल इसकी कितनी है, 0, और a हमें कितना लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, यानी कि माइनस g। इज इट क्लियर? तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो यहां से मैं कह दूंगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, क्योंकि माइनस का g और माइनस का h क्या हो जाएगा, प्लस का gh, यानी h की जो वैल्यू आ गई या फिर v की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh। कोई परेशानी? तो v की वैल्यू आई अंडर रूट 2gh। अब हम जरा यहां पे चलते हैं, h और 2h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो समय के द्वारा उनके द्वारा जमीन तक पहुंचने के लिए समय का कितना अनुपात होगा, ये इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, t वाले फॉर्मूले को भी आप बना सकते हैं। अगला देखिए, स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। यदि उसे और 2 सेंटीमीटर खींचा जाए तो कितने जूल की आपको बढ़ोतरी करनी होगी। आई होप आई एम क्लियर। ये हमारा क्या है, वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। आपको 2 तरह के फोर्स पढ़े हैं, एक तो होता है कांस्टेंट फोर्स। न्यूटन के लॉ में जब हम बात करते हैं, इस पर जब मैं बल लगाऊंगा तो थ्रू आउट द मोशन 20 न्यूटन का बल लगाऊंगा, और 20 न्यूटन का बल पूरी मोशन के दौरान रहेगा। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग को खींचना चाहूं, स्प्रिंग को मैं जितना ज्यादा खींचूंगा उतना ज्यादा मुझे बल लगाना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर के लिए खींचूंगा, अगर 2 सेंटीमीटर के लिए खींचूंगा तो मुझे कम बल लगाना पड़ेगा, और 4 सेंटीमीटर के लिए खींचूंगा तो उसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो टेक्निकली ये क्वेश्चन कहां से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन आपका वेरिएबल फोर्स से बिलोंग करता है, जिसमें हम स्प्रिंग की चीजें पढ़ेंगे। राइट, तो आप देख लीजिएगा कि भाई इससे क्वेश्चन पूछा गया और किस लेवल का पूछा गया है, ये आपके सामने है। तो मैं केवल यही आपसे अभी बताना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक इनमें दिए गए हैं, ये टॉपिक बड़े तगड़े तगड़े लेवल पे जाके आईआईटी का भी यही सिलेबस है, AIEEE का भी यही सिलेबस है, आपका नीट का भी यही सिलेबस है। लेकिन आपको उन क्वेश्चन से नहीं जूझना जो कि बहुत टफ है, क्योंकि आपका लेवल केवल ये है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसमें सिलेबस में केवल उतनी ही डुबकी लगानी है जितनी आवश्यकता है। आप गोताखोर नहीं है कि मतलब समुद्र तल की गहराई नापने जाएगा कितना गहरा समुद्र है। जहां आपका लक्ष्य है केवल आपको अपने लक्ष्य तक जाकर रुक जाना है। पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होगा, जल की बूंदों का ये प्रेशर जो है इनसाइड, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया, पृष्ठीय तनाव से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड। यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और देखें, रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट, रेड को अगर ब्लू से रिप्लेस कर दिया जाए, इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन द माइक्रोस्कोप, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप की पावर घट जाएगी बढ़ जाएगी। तो ये माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन पूछा गया, सूक्ष्मदर्शी से। CP-CV ये कौन से हैं, गैस कांस्टेंट, इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि CP/CV का मान क्या होगा। तो ये सीधा सीधा रट्टाफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपने देखा कि एयरफोर्स ने हमें एक सिलेबस देके और सिलेबस के साथ साथ हमें उस पर एक मॉडल टेस्ट पेपर देके ये बता दिया कि एयरफोर्स किन एरियाज को टेस्ट करने वाली है। अगर एयरफोर्स का सिलेबस देखें, जैसा मैंने आपसे पूर्व में कहा, इसमें काइनेमेटिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और मैंने आपसे कहा था केवल डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चन आएगा, केवल डायमेंशन एनालिसिस से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन और कहां से आ सकता है, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।
राइट। लेकिन यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने कैसे कभी कभी घुमा देते हैं, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन न पूछ के उन्होंने क्या पूछ लिया, उन्होंने ये पूछ लिया कि इसकी तरंग दैर्घ्य किसके बीच में होती है, पूछा है। दूसरा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे केसेस हैं, एक नहीं 50 केसेस हैं। आप एक टावर पे खड़े हुए हैं और ये टावर 80 मीटर ऊंचा है और यहां से आपने एक बॉल फेंकी है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर, तो इसको जमीन पर जाने में कितना समय लगेगा इस गेंद को। 50 केस हैं जो कि आपके यहां पर डिस्कस किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी एक संबंध स्थापित किया था, यानी कि अगर आपको v² = 2gh था, राइट, तो v बराबर हम क्या कह सकते हैं, √2gh। तो v का और हाइट का संबंध क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। अगर हाइट को दोगुना कर दिया जाए तो v के संबंध क्या हो जाएंगे, 1/√2। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 80 मीटर ऊंचे टावर से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। इस वस्तु को पृथ्वी तल तक आने में कितना समय लगेगा, एनीवन? समय पूछा गया ना। देखिए मैंने केवल अभी आपको एक ही कंडीशन बताई, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि फिजिक्स केवल यहां पर थोड़ा थोड़ा ऊपर से टच की गई है, क्योंकि आगे आपको जो भी ट्रेड मिलते हैं एयरफोर्स में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फिटर मिले, रडार फिटर मिले, रेडियो फिटर मिले, फाइटर पायलट की भले आप ट्रेनिंग कर रहे हैं एनडीए में या किसी टेक्निकल ब्रांच में गए, तो वहां पर आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। और वो फिजिक्स किस में रहेगी, वो इंग्लिश में रहेगी, हिंदी में फिजिक्स नहीं होगी वो। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए थोड़ा सा आपको फिजिक्स आती है या नहीं वो लोग ये टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी ट्रेड की प्रोफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी ट्रेड पढ़ेंगे आपको वहां फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। देखो इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, अभी मैंने आपको बताया था एक चीज कि अगर ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जहां से हम वस्तु को फेंकते हैं या गिराते हैं। अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव में लेनी है, ऊपर से, और अगर नीचे फेंकते हैं तो सारी चीजें नेगेटिव में लेनी है। लेफ्ट टू राइट फेंकते हैं तो पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट फेंकते हैं तो नेगेटिव। लेकिन यहां ऊपर नीचे की बात चल रही है, तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे पॉजिटिव, ऊपर से नीचे फेंकेंगे नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, यानी कि ये हम हमेशा नीचे ही लेते हैं, चाहे आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है, ये टावर के ऊपर ये वाला, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो सब यहीं से होगी। अब यहां से वस्तु को देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है 80, ये तो नीचे की ओर है, तो s बराबर में क्या कहूंगा, -80 मीटर। क्यों कहूंगा समझ गए, क्योंकि ये है हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब यहां से हम वस्तु को फेंकना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब u हमारा क्या है, इस प्रोजेक्शन से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना, तो u हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में होगा तो u की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, +10 मीटर पर सेकेंड। और g के संदर्भ में मैंने आपको सूचना दी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड, चाहे आप वस्तु को ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें। और बस इतनी सी कहानी है, आपका आंसर आ गया, राइट। आपने पढ़ा है s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। अब देखिए s बराबर कितना है, -80 इज टू u कितना है 10 और t हमें निकालना है 10t और -1/2 g की जगह कितना आएगा 10t²। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इन सबको ये मैं कह सकता हूं 5t²। इन सबको उधर ले गए तो देखो मैं यहां लिख देता हूं जगह कम होने की वजह से, तो ये कितना हो जाएगा 5t² -10t
और माइनस का 80 इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप में किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें? ठीक है, अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, 5 कॉमन लेके यहां से क्या कहा जा सकता है इसको, ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं? तो अगर द्विघात समीकरण है तो उसमें से 5 कॉमन ले लिया जाए तो उसको कहा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 40। देख लो भाई, कहीं कोई गलती तो मैंने नहीं की, सब कैलकुलेशन सही है। कहां पे है 16? हाँ 16। इज इट क्लियर भाई? 16/80। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आप यहां से t की वैल्यू दराचार्य जी से निकाल सकते हैं। t की वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब 4 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस का 16 चौके 64 बटे 2a, 2a का मतलब 2, तो 64 का मतलब ये कितना हो गया, लगभग 68, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना समय उस वस्तु को जमीन तक पहुंचने में लगेगा। इज इट क्लियर? कोई परेशानी यहां तक? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको किस बेसिक की आवश्यकता पड़ी, केवल ऊपर नीचे फेंकने वाले की, बाद बाकी का आप इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, इसमें हमने लगाया और टी का मान निकाल लिया। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहां तक भैया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जैसे मान लिया मैक्सिमम हाइट से एक वस्तु को यहां ग्राउंड से फेंका जाता है u वेलोसिटी से, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, कितनी अधिकतम ऊंचाई कवर कर लेगी? देखो फंडा केवल यही है, नीचे से अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो सारी चीजें आपको किस में लेनी है, पॉजिटिव में, राइट? अब मान लिया आपने ये ग्राउंड से वस्तु फेंकी ऊपर की ओर, तो आपको पता है कि ये एक हाइट तक जाकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो कितनी हो जाएगी, 0, और उसके बाद ही तो ये नीचे आना स्टार्ट करेगी। तो आप जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। आपको पता है s भी हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, और जब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लेना है, h मैक्सिमम। u हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। a हमारा क्या होगा, हमेशा की तरह नेगेटिव, और इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो जब हमने रखा 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh कह सकता हूं इसको मैं, तो यहीं से हमारा कितना आया, u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। g की वैल्यू आपके पास है, g की वैल्यू है आपके पास, h की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकल पाएगी। अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकल जाऊं, यानी h अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है तो वो कितनी होगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। कोई परेशानी? अब आपको कहा जाए कि किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगी, निकाल लेंगे आप? आगे बात समझ में नहीं आएगी, निकल नहीं पाओगे। 20 सेंटीमीटर से फेंकी तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400, 400 बटे 20 मतलब 20, तो 20 मीटर की हाइट तक वो ज्यादा से ज्यादा जाएगी। इज इट क्लियर? कोई परेशानी? तो ये यहां से आप इजीली चीजों को निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे इसके केसेस हैं, लेकिन हमें केवल उन्हीं केसेस को पढ़ना है जो कि इसमें पूछे गए हैं। वर्क एनर्जी पावर के बहुत सारे केसेस हैं, सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन सिंपल एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान के केंद्र पर आपको पूछा गया है। सेंटर ऑफ मास सब लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पहले
इस बात पर कत्लेआम तक हो गया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है या फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस पर बहुत कत्लेआम हुआ और कत्लेआम का भी कारण था धार्मिक कट्टरता। पहले यह माना जाता था कि सूर्य हमारे चक्कर लगाता है चारों ओर, और सामान्य बुद्धि वाले को यह लगता भी है सूर्य डेली यहां होता है और चक्कर लगा के वहां पे हमारा चला जाता है, यानी सन रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये ट्रेडिशन था, ये मिथ था, धर्म में लिखा हुआ था, और पहले धर्म से इतर बात करने का मतलब गर्दन कटवाना था। लेकिन एक साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, ये बस हमें लगता है। तो ये बहुत अप्रामाणिक बात थी जो शुरुआत में हमें लगी कि क्या मतलब है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, पृथ्वी कोई घूम रही है, आप यहां पे हो, आप कह सकते हो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है? बिल्कुल नहीं, आपको अनुभव ही नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप उस सिस्टम के पार्ट हो। आप इतर देखोगे, पृथ्वी से अलग जाके देखोगे, तभी तो आपको मोशन ऑब्जर्व होगी। तो मोशन का जो अध्ययन करते हैं हम, वो रिलेटिवली किया जाता है। किसी भी वस्तु की अगर कोई मोशन है तो वो हमेशा रिलेटिवली अध्ययन की जाती है, किसी के सापेक्ष में अध्ययन की जाती है। तो पृथ्वी अगर चल रही है नहीं, तो ये तो आपको बाहर पता चलेगा ना पृथ्वी से निकलने के, तभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि अपनी धुरी पे घूमती है या बिल्कुल ऐसे ही है या गोली है या कैसी है, उसके ऑब्जर्वेशन आप बाद में दे सकते हैं। तो उसने कहा कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर लगाती है, और उसने ये चीज प्रतिस्थापित की और प्रमाणित की। लेकिन न्यूटन एक ऐसा साइंटिस्ट रहा, उसने बहुत सारे साइंस के मिथ तोड़े। उसने कहा कि भाई पृथ्वी सूर्य के क्यों चक्कर लगाएगी, सूर्य में कोई ऐसी कोई दैवी शक्ति तो है नहीं कि भाई भगवान तो है नहीं सूर्य जिसके सब परिक्रमा लगा रहे हैं। उसने कहा था ये रिलेटिव मोशन का सिद्धांत है और ये सेंटर ऑफ मास का खेल है कि हमें लगता है कि सूर्य हमारे चक्कर काट रहा है, हालांकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, ये केवल ऑब्जर्वेशंस है। उसने कहा ये सबरा सेंटर ऑफ मास का खेल है, और देखिए उसने कैसे प्रतिस्थापित किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये सीसॉ है। सीसॉ आपने देखा है कि एक पट्टा सा लगा रहता है और दो पट्टे यहां रहते हैं, एक बच्चा यहां बैठता है, एक बच्चा यहां बैठता है, बैलेंसिंग सी करते रहते हैं। पार्कों में देखा होगा आपने, लगा होगा। तो अगर एक बच्चा यहां बैठा हुआ है और ये भी बच्चा यहां बैठा हुआ है, और अगर मैं कहता हूं इसका जो भार है, इसका जो मास है इससे बहुत ज्यादा है, तो स्थिति क्या होगी थोड़ी देर बाद ही इनके बैठने के, कि जो पट्टा है ना वो ऐसे झुक जाएगा, और ये जो छोटा वाला व्यक्ति है, पतला वाला व्यक्ति है, ऊपर उठ जाएगा, और जो मोटा वाला भारी व्यक्ति है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हो जाएगा या नहीं, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में तारतम्य बिठाना है कि भाई पट्टा बैलेंस रखो कम से कम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहूंगा भाई पतले, ये तो है इसका सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, सेंटर। दिस इज कॉल्ड COM, सेंटर ऑफ मास। मैं उससे कहूंगा पतले वाले से, पतले वाला तू ऐसा कर, तू बिल्कुल जाकर दूर बैठ, बिल्कुल इस वाले सिरे पर, क्योंकि तेरा वजन जो है वो कम है। और मोटे वाले से कहूंगा बेटा तू ऐसा कर, तू बिल्कुल इसके पास आ जा, क्योंकि तेरा वजन जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि ये तो हुआ स्मॉल r और ये हो गया कैपिटल R, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास किसके पास रहता है, जिस व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है, जो मास ज्यादा होता है उसी के पास सेंटर ऑफ मास रहता है। तो सन और पृथ्वी के कंपैरिजन में सन का मास तो पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो हमें लगता है कि हम सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सन के पास है, तो हमें लग रहा है कि हम उसके चक्कर लगा रहे हैं। अब इसको ही अगर हमें रोटेट करना स्टार्ट कर दें, इसको ही हम रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो देखो हमें लगेगा कि हम रोटेट कर रहे हैं इसके सापेक्ष में, ये ज्यादा नहीं घूम रहा है, ये ज्यादा नहीं घूम रहा है। इसको हम क्या मान बैठे हैं, केंद्र। इसको क्या मान बैठे हम, सूर्य। हालांकि सूर्य भी गति कर रहा है, सूर्य भी आपके साथ साथ घूम रहा है, लेकिन इतनी परिधि में नहीं घूम रहा है जितना आप घूम रहे हैं। तो आपका प्रतीत कैसा हो रहा है, आपको प्रतीत ऐसा हो रहा है कि हम सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, हालांकि सूर्य भी अपनी जगह से रोटेट कर रहा है। तो ये रिलेटिव मोशन का सिद्धांत है। हमें लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास है कि हम सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, दरअसल चक्कर हम सूर्य के भी नहीं लगा रहे। ये न्यूटन ने कहा, ये सेंटर ऑफ मास का खेल है सारा। इट इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक बंदे का भाई भार, अभी अब जैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक का भार मान लिया m है, इसकी इससे डिस्टेंस स्मॉल r है, दूसरे का भार
कैपिटल M है, उसकी कैपिटल R है। तो सेंटर ऑफ मास का सिद्धांत क्या कहता है, M1 R1 बराबर M2 R2, और अगर इनको रोटेट हम कर दें तो फिर और भी डेरिवेशंस हैं जो कि डेराइव किए जा सकते हैं, राइट। ऐसे उसमें आता है कोलिजन, टक्कर, और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है, मोमेंटम सुना है, यानी कि मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर किसी ट्रक का वजन कैपिटल M है, ट्रक का मास, और वो कैपिटल V से गति कर रहा है, एक टेम्पो वाला है, उसका मास स्मॉल m है, वो मान लिया U से गति कर रहा है। अब अगर दोनों कोलाइड कर जाते हैं तो देखिए दो तरह की टक्कर होती है। एक टक्कर तो ये है कि उसका शेप बिगाड़ देगी, इलास्टिक कोलिजन आपने पढ़े होंगे, इनइलास्टिक कोलिजन आपने पढ़े होंगे। तो एक टक्कर तो इस प्रकार की होगी, उसका चेहरा बिगाड़ देगी, लेकिन एक टक्कर बॉलों की होती है। जब आप बिलियर्ड्स वगैरह खेलते हैं, एक बॉल से एक टकराती है, तो क्या बॉल के शेप और साइज में कोई परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। वो एक से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, ये किसी दूसरी दिशा में चली जाएगी किसी और वेलोसिटी से, तो इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब कोई मास है और वो किसी वेग से जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, मूवमेंट। आप सुनते हैं ना, कोई मूवमेंट हुआ क्या? मूवमेंट का मतलब कोई हलचल हुई क्या? मूवमेंट का मतलब कोई गतिविधि हुई क्या? गतिविधि का मतलब गति हुई क्या? तो गति कब होगी? जब कोई मास थोड़ा सा मूव करे, उसी को तो गति कहेंगे। तो हर व्यक्ति अपने साथ एक मोमेंटम लेके चलता है, गति लेके चलता है। मास तो है ही, चल रहा है, तो क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, गति हो गई, गतिविधि हो गई। और दूसरा भी मोमेंटम लेके चल रहा है। अब दोनों एक मोमेंटम लेके चल रहे हैं, दोनों संवेग लेके चल रहे हैं अपने साथ, लेकिन अगर दोनों टकरा जाएंगे और क्या करेंगे, हटेंगे, तो कुल मिला के दोनों के पास संवेग था, अब टकराए और हट गए, तो मैंने इसको क्या कहा, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पुनर्वितरण है। हमारे पास अभी टकराने से पहले मेरा मास m था, वेलोसिटी u थी। आपकी टकराने से पहले आपका मास m2 था और वेलोसिटी मान लिया v थी। हम दोनों टकराए, टकराने के बाद मेरा भाई जो मास तो वही रहेगा और वेलोसिटी क्या हुई, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो उसको मैंने u1 कह दिया और आपकी क्या हो गई, u2 हो गई। यानी टोटल जो लीनियर मोमेंटम था टकराने से पहले वो m1 u1 प्लस m1 m2 v2 था, और टकराने के बाद क्या हो गया, m1 u1 डैश प्लस m2 v2 डैश, राइट। तो सिंपल कंसेप्ट पे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं आपको फिजिक्स में थोड़ा सा एक लेवल, मतलब कि गोता मान लिया यहां तक लगाना है, तो उससे एक थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर नीचे ले आऊंगा, जिससे कि आपको और भी क्वेश्चंस का आभास हो जाए। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स का पेपर टफ आ गया, तो उसको भी आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, लेकिन हमें केवल फिजिक्स में इन्हीं चीजों में गोता लगाना है। अब देखिए, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? एक तो वेव से रिलेटेड थ्योरेटिकल पूछा गया है, दूसरा एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है, ऑप्टिक्स से केवल सूक्ष्मदर्शी वाला पूछा गया है। न तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, न कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रह गई है, न कोई किरणों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, केवल आपको वहां पूछा गया था। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पूछा गया है, एटम एंड न्यूक्लियाई से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्वेश्चन आ सकता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है। तो इनमें एक एक 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये करीब 20 टॉपिक हैं जो कि आपको दे रखे हैं। अगर इन 20 टॉपिक में हम एक टॉपिक में 2 या 3 दिन भी लगाएं, तो ऑब्वियसली ये करीब ज्यादा नहीं, लोग 45 से 50 दिन में ये टॉपिक आपके इजीली खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको कहां तक डुबकी लगानी है, बड़ी कम डुबकी लगानी है, इसलिए खत्म हो जाएंगे। नहीं तो मैंने कहा एक टॉपिक को भी 20 दिन खींचा जा सकता है, लेकिन उस लेवल से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये मेरी फिजिक्स का आज का टॉपिक था। मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको आइंस्टीन और न्यूटन बन जाना है, कोई डिस्कवरी करनी है।
फिजिक्स में केवल उतनी ही गहरी डुबकी लगानी है जितनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। आर यू विद मी अप टू दिस पॉइंट? और जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ टॉपिक्स को मैं कराऊंगा और बाद बाकी का मेनली टॉपिक लक्ष्मण गोस्वामी देखेंगे और उनका यूट्यूब चैनल पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स बाय IITians एक चैनल है उनका, तो उन पर भी उनको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे NDCA चैनल यूट्यूब पर लाखों जिसके फॉलोवर्स हैं, NDCA चैनल पर भी उनको फॉलो किया जा सकता है। और उनके जो टॉपिक्स हैं, रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं, वो आपको पोर्टल पे तो जल्दी मिल ही जाएंगे, हम अपलोड कर रहे हैं उनको एक एक करके। उसके अलावा जो ऐप है NDCA लर्निंग ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर भी कुछ दिन बाद वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, राइट। मेंशनिंग ऑल दीज थिंग्स। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ कमेंट बॉक्स में आराम से टाइप करके रखिए, वो डाउट्स भी वो सॉल्व करेंगे। और आपको नंबर भी उन्होंने दे दिया होगा अपना, अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनसे पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, कल मैं इसमें लॉज ऑफ मोशन आपका डिस्कस करूंगा। कोई फायदा नहीं है लामीज थ्योरम डिस्कस करने से कि लामीज थ्योरम क्या होती है, क्योंकि पूरा की पूरा दिन वही खा जाएगी। इसके बाद कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में यहां से भी कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। मैं लॉज ऑफ मोशन पे आऊंगा और फ्रिक्शन में केवल एंगल ऑफ रिपोज मुझे डिस्कस करना है, राइट। एंगल ऑफ रिपोज और एक क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन में दो चीजें होती हैं। एक तो वो फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस फोर्स को हम बताएंगे कि ये इसमें घटक है, एक कंपोनेंट होता है जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। और एक फोर्स होता है जो कि वहां उसको इंक्लाइंड प्लेन में बनाए रखता है। तो उनकी चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। डाउट कोई मैथमेटिक्स में हो तो बताओ आपको। अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी NDCA कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर। चुने राह विजेता बनने की।